कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल क्लास 10th बाय अड्डा 247। मेरा नाम है अंकित, यानी आपका बड़ा भाई, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके चारों सब्जेक्ट यानी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से कॉम्पिटेंसी बेस्ड 20 क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब इसमें आपकी स्किल्स देखी जाती है। यहां पर डायरेक्टली आंसर नहीं पूछा जाता है, यहां पर आपकी नॉलेज को जांचा परखा या मैग्नीफाई करा जाता है लेजर कट। मतलब कि यहां पर पूछते हैं आपसे कि भाई देखो ये पूरी कहानी है, अब इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज। तो बने रहिए मेरे साथ, क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है। और जितना पिछले हमने सेशंस करे हैं, बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छी हेल्प हुई है आपकी क्लासेस से, बहुत ज्यादा मजा आया है, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ उनको अपनी परफॉर्मेंस में देखने को मिला है। जैसा कि उन्हें लगता था कि एसएसटी खाली एक सिर का दर्द है कि भैया पूरी एसएसटी घूम रही है, एसएसटी तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये 3 वर्ड ने ही दिमाग खराब कर रखा है। कौन से हैं वो 3 वर्ड? भाई वो 3 वर्ड हैं आपके सोशलिज्म, एब्सोल्यूटिज्म और कोलोनियलिज्म। कि सर इनको ही समझना इतना मुश्किल हो रहा था तो बाकी चीजें कैसे करें? उनसे मेरी बातचीत हुई, काफी चीजों को हमने क्लियर करा, उन्होंने एसएसटी समझा, मैंने उनको समझा, तब जाकर एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड हो पाया। और आज वो बच्चे एसएसटी को एकदम हलवा समझते हैं कि बहुत आराम से चीजें निकल रही हैं। क्योंकि एसएसटी पढ़ने के लिए आपको एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है, क्योंकि एसएसटी में आपको कुछ भी सॉल्व तो नहीं करना है, आपको कैलकुलेशंस तो नहीं करनी है, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए? पूरा थ्योरी पता होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि पूरी थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जो अगर आपको पता है तो मानो एसएसटी आपके कदम चूमेगी और आपको अपना हाई स्कोर की तरफ लेकर जाएगी। तो शुरू करते हैं इन्हीं बातों के साथ, बने रहिए मेरे साथ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पहला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आ रहा है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, क्या पूछता है आपसे? कॉम्पिटेंसी का एमसीक्यू देखते हैं। हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? पहली बात तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई हां, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ आपका? 1789। तो इसकी पूरी डेट क्या है? 14th ऑफ जुलाई 1789। ठीक है, ये चीज बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब कि नेशनलिज्म शुरू तो हो चुका था, लेकिन उसने एक और चिंगारी की राह पकड़ी, और वो चिंगारी एक तूफान के साथ मिलकर पूरे फ्रांस में फैल गई। और वही चिंगारी जो थी वही फ्रांस से चलती हुई इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म पैदा कर कर चली गई। देखते हैं भाई क्या ऑप्शन आता है आपका। पहला, इट डिस्करेज्ड रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन अदर कंट्रीज, मतलब डिस्करेज करा। ठीक है, दूसरा है आपका, इट इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट फॉर इन इक्वालिटी एंड पॉपुलर सोवर्जेनिटी। भाई देखो, पहली बात तो डिस्करेज नहीं करा था। ठीक है, डिस्करेज नहीं करा था भैया, लोगों के अंदर करेज पैदा करी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। खाली फ्रांस वालों के अंदर नहीं भाई, और लोगों के अंदर भी। तो दूसरा है आपका, इट इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट फॉर इक्वालिटी एंड पॉपुलर सोवर्जेनिटी, मतलब कि अपना हक, लोगों को इक्वालिटी के लिए भी जगाया और अपना हक छीनने के लिए बनाया। और इट स्ट्रेंथेंड मोनार्कीज अक्रॉस यूरोप। आपका तीसरा ऑप्शन है कि मोनार्की से तो परेशान थे ही वो लोग, तो उसको स्ट्रेंथ और क्यों देंगे? तो बिल्कुल गलत हो जाता है, मोनार्की को स्ट्रेंथ नहीं दी थी। फोर्थ है आपका, इट रिड्यूस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, कि मतलब फ्रांस की लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस थी। अच्छा, अब मानो हम इंडिया में रहते हैं, हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो यहां पर अगर हम कोई रेवोल्यूशन करें तो क्या हम हिंदी को दबाने के लिए करेंगे कि हिंदी खत्म हो जाए? है ना, क्या ऐसा हो जाए? भाई नहीं, इट रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, ऐसा ही आप हिंदी को मान सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बेटा आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इट इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट फॉर इक्वालिटी एंड पॉपुलर सोवर्जेनिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है बेटा समानता। ठीक है, अगर हम फ्रांस के फ्लैग को देखें तो उसमें 3 वर्ड्स आते हैं आपके, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो इक्वालिटी पहला है। पहला क्या है आपका? देखो,
इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी अगर आप इसको हिंदी में समझे तो यह है बेटा आपका समानता, उदारता और बंधुत्वता। ठीक है, सा, उ, बा या फिर ELF से भी आप इसको याद कर सकते हैं। फ्रांस के फ्लैग में भी जो सारे तीनों कलर्स आप देखते हैं वो तीनों कलर इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को ही शो करते हैं। फ्रांस की क्रांति हुई क्यों थी अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, फ्रांस में जो एक वर्ग रहता था, वैसे तो वहां 3 वर्ग थे, है ना, लेकिन हर कहीं पर रूल करने के लिए अलग अलग वर्ग होते हैं, यानी क्लासेस होती हैं। तो फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस की अगर हम बात करें यानी कि 14 जुलाई 1789 वाले की, तो यहां पर हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं CNC मेथड याद रखना, बहुत पॉपुलर मेथड है मेरा, ये बच्चों ने बहुत पसंद करा है। CNC मेथड की अगर हम बात करें तो बेटा पहला है आपका क्लर्जी। पहला क्या है आपका? क्लर्जी यानी कि पादरी वर्ग, पादरी वर्ग। दूसरा है आपका, दूसरा कौन हो जाता है बेटा? ये है आपके नोबेल्स यानी नोबिलिटी वर्ग। ठीक है, ये है आपके जो चाचा विधायक वाला चलता है ना, वही ये वर्ग है, नोबिलिटी वाला वर्ग है ये आपका, यानी क्लास है। फिर आपका लास्ट में बचता है एक कॉमन्स। ठीक है, क्या बचता है लास्ट में आपका? कॉमन्स, यानी कि कॉमन्स मतलब आपका पुअर, पुअर्स, है ना, गरीब लोग। ये तीनों ही थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो क्रांति थी उसमें इनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था। हुआ क्या, ये जो क्लर्जी वाले लोग थे, यानी कि मतलब सबसे नीचे तबके के ये जो लोग हैं कॉमन्स, इनको बेटा पे करना पड़ता था टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स। कौन कौन से टैक्स है? इनके ऊपर रिलीजियस टैक्स था, इनके ऊपर रिलीजियस टैक्स था, इनके ऊपर लैंड टैक्स था, है ना। अब आप क्या क्या था ये, इसको समझ लेते हैं जरा। रिलीजियस टैक्स था आपका बेटा टाइथ, है ना। एक लैंड टैक्स का क्या था आपका? टाइल, टाइल। ये 2 तरीके के टैक्स इनके ऊपर थे, जिससे इन लोगों ने परेशान होकर क्या करा? रेवोल्यूशन छेड़ दिया। ये 2 टैक्स, ये 2 टैक्स से इन लोगों ने परेशान होकर क्या करा? रेवोल्यूशन को छेड़ दिया था। कॉमन्स ने क्या करा? नोबिलिटी, नोबिलिटी कौन थे? आपके मोनार्की वाले लोग थे। ये वो लोग हैं जैसे कि आज हम सुनते हैं कि चाचा विधायक है, ये चाचा विधायक कहने वाले लोग थे और इन लोगों के बहुत करीबी होते थे। ये नोबेल्स किसके करीब होते थे? ये नोबेल्स क्लर्जी वाले लोगों के करीब होते थे। और क्लर्जी कौन थे? इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता था, इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता था रिलीजियस ग्रुप्स से। इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता था रिलीजियस ग्रुप से, यानी कि इनके पास धर्म की शक्ति होती थी। लिख लेते हैं इस बात को। क्या होता था इनके पास? इनके पास होता था धार्मिक शक्ति, या फिर लिख सकते हैं धर्म की शक्ति, रिलीजियस पावर इनके पास थी। क्लियर है ये चीज? 14 जुलाई 1789 का होने वाला फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा का पूरा इस ही बात पर डिपेंड था कि कॉमन्स यानी गरीब लोग कौन सा रेवोल्यूशन ला रहे हैं, और नेशनलिस्ट भी इन्हीं को कहा जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला है हमारा ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन आया है, तो मतलब ये आपका चैप्टर 2 से आया है, और चैप्टर 2 है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब नेशनलिज्म इन इंडिया में राइज ऑफ क्यों नहीं लगा है, मैं आपको इस बात के बारे में बता देता हूं। क्योंकि इसमें हमको 1857 का हमें वो रेवोल्यूशन या 58 का मंगल पांडे वाला रेवोल्यूशन नहीं पढ़ाया जाता, और लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी रेवोल्यूशन वही है जहां से इंडिया के अंदर सही रूप में हमारे नेशनलिज्म की या राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया, जब लोगों ने कहा कि हां हमको भी आजादी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है ये। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज डिफर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द डाइवर्सिटी। समझ लेते हैं। ईच ग्रुप, पहला ऑप्शन है आपका ईच ग्रुप रिलेटेड स्वराज टू इट्स ओन स्ट्रगल्स एंड नीड्स। दूसरा ऑप्शन है आपका स्वराज
meant complete independence for everyone। तीसरा है आपका स्वराज was only a political demand by the educated elite। चौथा है आपका स्वराज meant foreign rule for peasants and workers। भाई देख लेते हैं, इसको भी आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। भाई स्वराज मीन फॉरेन रूल फॉर पीजेंट्स एंड वर्कर्स। भाई फॉरेन रूल की बात हो रही है? नहीं, ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर भाई दूसरे लोगों का एक नियम कानून लगे। स्वराज वाज ओनली ए पॉलिटिकल डिमांड। तो ओनली ए पॉलिटिकल डिमांड तो ये नहीं थी, सिर्फ एक राजनीतिक डिमांड नहीं थी। स्वराज मीन्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर एवरीवन। कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर एवरीवन बिल्कुल सही है, और है आपका पहला ऑप्शन, ईच ग्रुप रिलेटेड स्वराज टू इट्स ओन स्ट्रगल एंड नीड्स। भाई बिल्कुल सही बात है, जो भी ग्रुप स्वराज के साथ जुड़ा था। देखो बी भी ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन हम यहां पर ए को बिल्कुल ठीक करेंगे क्योंकि वो 100% ट्रू है। क्या है? ईच ग्रुप रिलेटेड स्वराज टू इट्स ओन स्ट्रगल्स एंड नीड्स। जैसे अवध में भी अलग अलग मूवमेंट चल रहे थे, या हर जगह पर हर गांव में अलग अलग तरीके के जो मूवमेंट और आंदोलन चल रहे थे, वो सब मिलाकर स्वराज को बनाना चाहते थे। तो क्या है यहां पर लिखा हुआ? सिंपल लिखा हुआ है वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो यहां पर क्या है बेटा, आपका क्या मिल जाता है? देखो ईच ग्रुप रिलेटेड स्वराज, ईच ग्रुप रिलेटेड स्वराज टू इट्स ओन स्ट्रगल एंड नीड। हर समूह का अपना एक नीड थी, अपनी एक उसकी मेहनत थी, अपना एक उसका बलिदान था। अगर मानो इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन हो रहा है तो तमिल वालों ने अपना रेवोल्यूशन करा, कुछ बलिदान तमिलनाडु से हुए, कुछ बलिदान कश्मीर से हुए, कुछ बलिदान हमारे बिहार से हुए, कुछ बलिदान मध्य प्रदेश से हुए हैं। ऐसा ही होता है, कुछ बलिदान पंजाब से हुए। ऐसे क्या हुआ, ये जो स्वराज को मांगने की जो इच्छा है उसमें भाई हर किसी का अपना अपना स्ट्रगल है और अपनी अपनी जरूरतें भी उसके अंदर है। ठीक है, ओके, यहां पर समझ लेते हैं थोड़ा सा, इंडिया में जो रेवोल्यूशन हुए, जो भी क्रांति हुई, उसकी शुरुआत हमारी कहां से हो रही है, इस बात को हम यहां से जानेंगे। क्या है आपका फर्स्ट है आपका वर्ल्ड फर्स्ट वॉर इन इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत में जो भी आजादी है उसका पहला शुरुआत कहां से हुई थी? 1857 यहां पर लिखा हुआ है, इसको भाई 58 भी बोला जाता है। ठीक है, इसको 58 भी कहा जाता है। क्या है ये? द रिबेलियन ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ब्लो। ठीक है, फर्स्ट ब्लो that came to shatter the British rule। पहला है ये आपका। अब इसमें क्या बात है, देखो यहां पर हम एक व्यक्ति का नाम लेंगे जिनका नाम है मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे इनका नाम है। भैया अलग तरीके से भी लिखा जाता है पांडे को, समझ लेते हैं। और मंगल पांडे जो थे, इन्होंने कहा कि भाई देखो, अब जितनी भी बंदूकों में जो कारतूस पड़ रहे हैं उन सब में गाय का और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, और एक ब्राह्मण होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते, यानी कि गाय को माता माना जाता है, और हिंदू होने के नाते हम तो इस कारतूस को हाथ नहीं लगाएंगे। होता क्या था उस कारतूस में? उस टाइम नई इनफील्ड राइफल आई थी, तो उस कारतूस को सारे सैनिकों को पहले दांत से उसकी चर्बी काटनी पड़ती थी, उसका डांट हटाना पड़ता था, तब वो कारतूस इस्तेमाल होता था। लेकिन मंगल पांडे को जब पता चला, जब मंगल पांडे भी थोड़ा सा गुरूर में रहते थे कि हम ब्राह्मण हैं, है ना, हम ऊंची जाति के हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने उनको बताया कि देखो भाई मंगल पांडे, तुम जितना चौड़ में रहते हो ना, उतना रहने की तुमको जरूरत नहीं है। मतलब जब आप मुंह से कारतूस खोलते हो तब तुमको अपनी जाति याद नहीं आती है। तो मंगल पांडे थोड़ा सा सकपकाए कि भाई क्या कह रहे हो तुम। तो उसने जाकर मंगल पांडे को दिखाया कि देखो यहां पर सूअर की और गाय की चर्बी इस्तेमाल हो रही है इन कारतूसों को बनाने में। तो मंगल पांडे ने ब्रिटिश सेना के सामने एक रेवोल्यूशन छेड़ दिया कि देखो भाई, तुम हमसे जो भी करवा रहे हो वो बात तो ठीक है, लेकिन हम इस कारतूस को अपने मुंह से नहीं खोलेंगे, या हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी गौ माता की और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो बाकी लोग करेंगे, और अगर ऐसा नहीं भी करोगे तो तुमको सजाए मौत दी जाएगी। तो मंगल पांडे का जवाब था कि जब पर गोली चलना शुरू हो उससे पहले मेरी छाती तोप के सामने आ जाएगी और तुम
तुम चाहो तो मुझे तोप से उड़ा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। यह भी मंगल पांडे का एक अद्भुत एक रेवोल्यूशन की शुरुआत उन्होंने इस तरीके से करी थी। दूसरा है आपका 1913 का स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या था बेटा? स्वदेशी आंदोलन वाज एन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एम्ड एट रिमूविंग ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम पावर। देखो, स्वदेशी मूवमेंट को कई जगह पर कई कई अलग अलग डेट के साथ भी अलाइन करा जाएगा, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो इस डेट को हमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है 1913 को, ठीक है, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट को 1918, 19 और 20 से भी जोड़ा जाता है। स्वदेशी मूवमेंट में हुआ क्या था कि अब ब्रिटिशर्स के पास जो भी पैसा आ रहा था वो कहां से आ रहा था? वो इंडिया के रॉ मटेरियल्स को ही बाहर ले जाकर फिर उसको वो सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, वहां से भैया उसको ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई करा के इंडिया में ज्यादा बेचते थे वो। इसलिए क्या हुआ कि हम भैया शर्ट उनकी नहीं पहनेंगे, हम अपना कपास से अपना धागा काट के उसको हम इस्तेमाल करेंगे। फिर है आपका 1919 वाला जलियांवाला बाग मैसकर। भाई जलियांवाला बाग में क्या हुआ? जलियांवाला बाग में द मैसकर एट जलियांवाला बाग वाज ए मूवमेंट इन हिस्ट्री। आप देख लेना इसको और मैं बता देता हूं इसके बारे में क्या है। जब लगातार सत्याग्रह सफल होते रहे तो लगातार सफल होने वाले सत्याग्रह से अंग्रेज हो गए बहुत परेशान कि यार ये अकेला गांधी यार क्या करे जा रहा है, बस कहीं जाता है भूख हड़ताल में बैठ जाता है, यहां गए भूख हड़ताल में बैठ गए। अभी अभी क्या हुआ भैया, चंपारण से आए तो भूख हड़ताल में बैठ गए, अहमदाबाद गए, खेड़ा गए, सब में भूख हड़ताल में बैठ जाता है ये पतला दुबला सा आदमी। और भैया क्या हो रहा है, लगातार सफल होता जा रहा है। अब इनकी सफलता को रोकने के लिए जलियांवाला बाग में जनरल डायर को भेजा गया। क्यों भेजा गया मैं बताता हूं। जब हुआ ये कि इनके ऊपर क्या लगा दिया गया था बेटा, एक ट्रायल लगा दिया गया था विदाउट ट्रायल। जिन पर भी लोगों पर शक होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो कहते थे कि भाई उठाकर ले आओ और जेल में बंद कर दो और काले पानी की सजा दे दो। अब काले पानी की सजा लोगों को दी जाती गई तो लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल को अमृतसर में इकट्ठा हुए और उनके इकट्ठा होने पर ही जनरल डायर आए और जनरल डायर ने सभी लोगों पर गोलियां चला दी। उस जगह पर 3 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी थे, लेकिन जनरल डायर ने किसी को नहीं बख्शा। और तो और बड़ी बात यह कि इंडिया से ही टैक्स वसूल कर बैसाखी के दिन सैकड़ों लोगों को मारने के लिए जनरल डायर को उन्हीं इंडियंस के पैसे से कुछ 51,000 रुपए या 5 लाख रुपए के आसपास का प्राइज दिया गया। कितनी शर्म की बात है। फिर देख लेते हैं हम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ जाता है हमारा, यानी कि असहयोग आंदोलन हमारा आ जाता है। असहयोग का मतलब होता है कि अब हम तुम्हारे साथ कॉपरेट भाई नहीं करने वाले हैं, कोई हमारा सहयोग तुमको नहीं मिलेगा। यह असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है कि हम लोग तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग तुम्हारी फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, हम लोग तुम्हारी घोड़े की बग्गी नहीं चलाएंगे, हम लोग तुम्हारे घरों में झाड़ू पोछा नहीं करेंगे। फिर आता है आपका 1923 का फ्लैग सत्याग्रह। फ्लैग सत्याग्रह इज अ कैंपिंग ऑफ पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट फोकस्ड ऑन एक्सरसाइजिंग। फ्लैग सत्याग्रह देखो आपका ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। फिर आते हैं 1930 के दांडी मार्च पर। The Salt March was an act of non-violent civil disobedience in colonial India। colonial का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद या उपनिवेशिक भारत भी हम इसको बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर? जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना आधिपत्य इस्तेमाल कर लेता है तो उसको कोलोनियलिज्म बोला जाता है। दांडी मार्च इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि दांडी में यह खत्म हुआ था, और नमक आंदोलन इसलिए बोलते हैं क्योंकि साबरमती आश्रम से यह शुरू हुआ था जब नमक पर टैक्स लगा दिया गया था। फिर आपका क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भैया भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। द क्वाइट इंडिया मूवमेंट सेट इन मोशन ए चेन ऑफ इवेंट्स ओवर द फॉलोइंग 5 years व्हिच फाइनली एंडेड विद द ब्रिटिश लिविंग इंडिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो यहीं से शुरू हुआ था। इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस क्या है आपका? द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द फेमस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड ऑन August 15 इंडिया बिकम अ डेमोक्रेटिक नेशन। ठीक है, ये सभी आपको इतना समझ लेना है। अगर इतना भी आप चार्ट बनाकर या पैराग्राफ वाइज एग्जाम में लिखकर आते हो अपनी आंसर बुकलेट में तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाई डिड द रोमन कैथोलिक चर्च इंपोज एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स इन 1558? भाई क्या है ये आपका? टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च एंड डिस्कवरीज, टू इनकरेज
to encourage local languages and literacy, to control the spread of rebellious and heretical ideas, to make reading more affordable। भाई देखो क्या था, to promote scientific research and discovery। भैया वो तो नहीं चाहते थे कि भैया साइंटिफिक डिस्कवरी और हो तो लोगों को और जानकारी मिले। to encourage local languages and literacy, बिल्कुल नहीं। फिर है आपका टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ रिबेलियंस एंड हेटेरिकल आइडियाज, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। वो क्या चाहते थे कि भैया लोगों के पास ज्यादा किताबें ना जाएं, जिससे कि उनके पास भैया ज्यादा रिबेलियस आइडियाज ना आए, हेटेरिकल आइडियाज उनके पास ना आए, इसलिए उन्होंने किताबों की प्रिंटिंग को कम करा था, बैन कर दिया था पूरा ही। द रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है, द रोमन कैथोलिक चर्च इंपोज द इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स इन 1558 to control spread of information that is deemed heretical and threat to its authority, कि लोगों को खतरा था। The church was concerned that the popularization of books, बिल्कुल सही बात है भैया, चर्च के लोगों को खतरा था इससे कि भाई अब हमारी बातें खुलने लग जाएंगी, जैसे कि राजा लोग कहते थे कि हम सीधा सूरज के बेटे हैं, ये भगवान ने हमको तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है, ओम नमः शिवाय। ऐसा भैया, ऐसा वो किताबें नहीं कहती थी, वो किताबें लोगों की आंखें खोलती थी, इसलिए चर्च उसको प्रोहिबिटेड कर देता था। बाय कंट्रोलिंग पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स, मतलब किस किस को कंट्रोल करा भाई, जैसे कि अगर आपको पढ़ना नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सीबीएसई को कंट्रोल करोगे, एंड बुक सेलर्स, और भैया और उन लोगों को कंट्रोल करोगे जो सीबीएसई की किताबें बेचते हैं। द चर्च एम्ड टू प्रिवेंट द डिसेमिनेशन ऑफ दीज डेंजरस आइडियाज। भाई लोग क्या कहते थे, हाँ बिल्कुल उस टाइम पर काफी सारी चीजें हुई। 95 थीसिस का भी नाम आप अपनी किताबों में पढ़ चुके हो। आगे चलें तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट जिउसेप्पे मेज़नी कंट्रीब्यूशन टू इटालियन यूनिफिकेशन। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसने मेज़नी के कंट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से समझाता है। ही लेड द आर्मी दैट डिफेटेड ऑस्ट्रियाज, और भैया फिर क्या है आपका, ही एस्टैब्लिश्ड यंग इटली टू प्रमोट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भाई देखो ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मेज़नी के साथ डायरेक्टली नाम जुड़ा हुआ है किसका, आपका यंग इटली। यंग इटली एक क्या था, यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी था, ठीक है। जिउसेप्पे मेज़नी के बारे में और पढ़ते हैं। बॉर्न इन 1807 इन गुएना इटली, मेंबर ऑफ कार्बोनरी, कार्बोनरी से इन्होंने शुरुआत करी। फिर है आप कार्बोनरी भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ठीक है। फिर है आपका एक्सिल्ड इन 1831 टू अटेम्प्टिंग टू स्पीक रिवोल्ट्स इन लिगुरिया, मतलब कि ये भाई लोगों के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन की भावना अपने राइटिंग्स के जरिए पैदा करी। क्रिएटेड यंग इटली इन मार्सेलेस एंड यंग यूरोप इन बैरन, ठीक है। सीक्रेट सोसाइटी है ये दोनों। कौन कौन सी है बेटा सीक्रेट सोसाइटी, पहला तो है आपका यंग यूरोप और यंग इटली, पहला है, ठीक है। 2-3 नहीं, 1-2, हाँ। फिर आपका बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू ग्रुप टुगेदर लाइक पीपल एंड फॉर्म नेशन स्टेट बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। ये क्या है बेटा, राष्ट्र राज्य इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट इसको बोला जाता है। पुश्ड फॉर इटालियन यूनिफिकेशन एंड लिबरल नेशनलिज्म एंड वाज थस मेटरनिच लास्ट फेवरेट पर्सन, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम सी कैप्टन टू रेबल पॉजिटिव, भाई ये क्या है, गैरीबाल्डी। अभी थोड़ा सा जिउसेप्पे गैरीबाल्डी के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। गैरीबाल्डी वाज सर्टिफाइड एज अ सी कैप्टन बाय द एज ऑफ 15 and in the earlier 1830s he became involved in the young Italy। इन्होंने यंग इटली को ज्वाइन कर लिया, मूवमेंट लेड बाय जिउसेप्पे मेज़नी। किसने करा था भैया, गैरीबाल्डी ने मेज़नी का यंग इटली ज्वाइन कर लिया था। द पार्टी वाज डिवोटेड टू द, मतलब समर्पित थी लिबरेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, लार्ज पार्ट्स ऑफ विच वर देन रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया और द पेपरेसी। क्लियर है ये चीज। हमें देखो 3 लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए अगर हमको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को समझना है। पहले हैं आपके मेज़नी, फिर हैं आपके गैरीबाल्डी, और फिर हैं आपके काउंट कैमिलो दी कावूर, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे भी थे। आगे चलते हैं तो यह है आपका
इमरजेंस ऑफ इटालियन नेशनलिज्म। भाई इटालियन नेशनलिज्म कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ उसके अंदर। इन्फ्लुएंस ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, बिल्कुल सही है, पहला पार्ट यही है इसका। फिर नेपोलियन ने क्या करा था, नेपोलियंस मिलिट्री कैंपेन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रिंसिपल्स स्पार्क्ड डिजायर फॉर अ यूनाइटेड इटली, बिल्कुल सही चीज है। फिर है आपका नंबर 3 राइज ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। उसके बाद क्या हुआ, सीक्रेट सोसाइटी कौन कौन सी है आपकी, कार्बोनरी एंड गियोवाना इटली, मतलब कि कार्बोनरी और आपका यंग इटली, यंग यूरोप, दोनों तीनों एक क्या है, सीक्रेट सोसाइटी है। सीक्रेट सोसाइटी वर्क टू फॉस्टर नेशनल आइडेंटिटी एंड ओवरथ्रो फॉरेन रूल्स। क्लियर है। फिर आपका रेवोल्यूशनरी वेव ऑफ 1848 अपराइजिंग एंड डिमांड्स फॉर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड यूनिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेटेड वाइडस्प्रेड डिजायर फॉर चेंज। मतलब कि इन्होंने देखो किस चीज की मांग करी, लिबरलाइजेशन की ये मांग करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस की ये मांग करते हैं। किसके लिए मांग करते हैं भाई, इटालियन यूनिफिकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करते हैं कि अब हमको भी एक संवैधानिक सरकार चाहिए भैया, जो हम पर अच्छे से प्यार मोहब्बत से रूल करे। ओके अरे मुझे लगा कि ये क्या दिख रहा है, फिर पता चला गले की चेन दिख रही है भैया। अभी मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। एक शॉर्ट आपको मेरा दिखा होगा, गरीबी और दीपावली। तो उसमें गरीबी के लिए हम जेमिनाई से अपना एक फोटो एडिट करा रहे थे। तो उसमें भाई उसको दिखाना था, प्रॉम्प्ट दिया कि मुझको थोड़ा गरीब दिखाए। तो उसने गरीब का कपड़े वपड़े कुर्ता पजामा फटा हुआ तो दिखा दिया, लेकिन ये गले की चेन वो हटाना भूल गया। कड़ी कमाल की चीज है भाई जेमिनाई भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों ले लिया। द ब्रिटिश एग्रीड टू नेगोशिएट, बिल्कुल नहीं, वो कतई नहीं मानने वाले, चिकने खड़े थे। द मूवमेंट अचीव्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, भाई नहीं मिला था। वायलेंस एट चौरी चौरा, बिल्कुल सही बात है, चौरी चौरा में वायलेंस हो गया था। हुआ क्या, गांधी जी ने देखा कि भैया लोगों ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नाम का एक चौराहा है, उसी चौराहे के पास, उसी चौराहे पर एक पुलिस चौकी है, और उस पुलिस चौकी में भैया लोगों ने, गुस्साई भीड़ ने 22 पुलिस वालों को क्या करा, जिंदा जला दिया था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड बातें हम करने वाले हैं, क्वेश्चन यहां पर समझने वाले हैं। एक्सेसिव इरिगेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स हैज लेड टू वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज्ड सैलिनिटी of soil. What does this indicate about resources use in India? क्या है आपका, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं भैया, efficient resource management, sustainable development, mismanagement and over exploitation of resources, या फिर growth of dryland agriculture। क्या है आपका, फिर से पढ़ते हैं, एक्सेसिव इरिगेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स। भाई नॉर्थ वेस्टर्न आपका कहां आ गया बेटा, अगर ये हमारा इंडिया का एक प्लस है तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में चला जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ चला जाता है, यानी बात कर रहे हैं हम इसकी, है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाले एरिया की। अच्छा क्या है ये आपका, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर मिसमैनेजमेंट एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिसमैनेजमेंट हो रहा है और ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसका बेटा, वाटर का, वाटर रिसोर्सेज का। क्लियर है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया है, हर एक गोल नंबर वाइज आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक स्टोरी बिल्ड करी है विनोद की। ठीक है, विनोद की शादी हो गई, विनोद का एक बेटा हुआ, और विनोद चाहता है कि भैया उसका बेटा सही से रहे और अच्छे गोल्स को अचीव करे। तो समझ लेते हैं, भाई विनोद ने चाहा कि उसके बेटे को गरीबी ना झेलनी पड़े, तो उसने भैया पैसा खूब कमाया, तो जिससे पैसा खूब कमाया तो वो गरीब नहीं रहे। अब वो गरीब नहीं रहे तो उनको क्या हुआ, जीरो हंगर, यानी कि खाना पीना भरपूर मिला, उनको भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ा। अब भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ा तो उनको मिली गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब गुड हेल्थ एंड वेलबींग उनको मिला है तो उनको फिर क्या मिला बेटा, क्वालिटी एजुकेशन मिला विनोद के बेटे को। अब क्वालिटी एजुकेशन मिला तो भैया उसको जेंडर इक्वालिटी समझ में आई कि हाँ भाई साहब, जेंडर इक्वालिटी नाम की भी एक चीज होती है। अगर जेंडर इक्वालिटी उसको समझ में आया तो भैया क्या हुआ, लड़का लड़की एक साथ पढ़ने लगे, उसके बेटे की दोस्त ने उससे पानी मांगा, वो पानी लेने गया तो देखा कि भैया हाँ यहाँ पर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी भरपूर मिल रहा है। फिर आए भैया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसके पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर था तो वो पेट्रोल से प्रदूषण फैलाने की जगह
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यानी कि ओला से घूमते फिरते थे। अब भैया घूमते फिरते उनको काम भी करना था, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी उनको मिली। अब ये मिला तो भैया इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने काफी अच्छे अच्छे बनाए, अपने लिए भी घर बनाया। जिससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई, इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई। विनोद का बेटा और विनोद के बेटे की जो वाइफ थी वो उन्होंने क्या करा बेटा, वो साथ में पढ़ते थे। पास में कहीं गाने चल रहे हैं, ठीक है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में वो जाकर ज्वाइन हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंजप्शन एंड प्रोडक्शन उन्होंने मिलकर करा। फिर है बेटा क्लाइमेट एक्शन, उन्होंने देखा कि भैया क्लाइमेट को भी हमें ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल वगैरह वाली ले ली तो क्लाइमेट भी अपने अपने हिसाब से एक्शन करने लगा। फिर उन्होंने देखा कि भैया पानी के वो सब घूमने गए, कहीं पर घाट पर, कहीं पर समुद्र पर, बीच पर घूमने गए, तो उन्होंने भैया लाइफ बिलो वाटर को समझा। फिर उसके बाद पानी से आने के बाद फिर वापस आए तो उन्होंने देखा हाँ भैया धरती ही बहुत बढ़िया है, जमीन बहुत बढ़िया है, तो लाइफ ऑन लैंड उनके समझ में आया। अब वो यहां पर शांति से रहने लगे, यानी कि पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस उनको मिले, और पार्टनरशिप फॉर गोल्स भी उनको इसमें मिले हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं हम। ओके, तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द विलेजर्स ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट, है ना, अलवर कहां है बेटा, अलवर राजस्थान का ही एक जिला है। कहां है, आरजे, आरजे डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स, कितना बेटा, 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज, अच्छा मैं समझ गया ये कौन सा है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरवदेव डाकव, क्या है, भैरवदेव डाकव सोनचुरी, सोनचुरी, सोनचुरी है ये, ठीक है, सेंचुरी नहीं है, सेंचुरी भी बोल सकते हो आप इसको। वेयर हंटिंग, क्या है बेटा, हंटिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन वेयर बैंड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये पूछते हैं कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में वहां के लोगों ने, वहां के जो क्या लिखा हुआ है यहां पर, विलेजर्स, विलेजर्स यानी कि वहां के गांव वालों ने भाई कितना, अलवर का 1200 हेक्टेयर का जंगल को क्या बोल दिया, भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है, जहां पर हंटिंग और एक्सप्लॉइटेशन को पूरी तरीके से प्रतिरोध वहां पर हुआ है, यानी कि निषेध है, प्रोहिबिटेड है। तो वो किस तरीके का एक एक्शन है, पहला ऑप्शन है आपका कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, गवर्नमेंट फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनिशिएटिव, या फिर इंडस्ट्रियल अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन तो भैया बिल्कुल नहीं हुआ है और इंडस्ट्री ने कोई योगदान नहीं दिया है। फिर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनिशिएटिव, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहीं आपको कोई नाम समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। गवर्नमेंट फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो कोई नहीं है, क्योंकि यहां पर विलेजर्स की, गांव वालों की बात हुई है, तो ये भी नहीं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, कम्युनिटी। किसने करा है, विलेजर्स ने करा है ना, विलेजर्स ने करा है, तो कम्युनिटी एक समूह ने करा है, एक सामाजिक रूप से, सामुदायिक रूप से यह काम करा गया है, तो यह क्या हो जाता है आपका, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्क्रिप्शन, भाई बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ करेक्ट मैच्ड, क्या कौन सा इसमें करेक्ट मैच हो रहा है। पहला देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है अनक्लास्ड और चौथा है सेक्रेड ग्रुप्स। भाई क्या है इसका सही ऑप्शन आपका, देखो रिजर्व्ड फॉरेस्ट तो बेटा सीधा सीधा अगर हम मिलाएं, रिजर्व फॉरेस्ट तो सीधा सीधा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना, आरएफ हम लिख लेते हैं, ये सीधा सीधा किसके कंट्रोल में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भैया ये भी, फिर क्या है आपका अनक्लास, अनक्लास का तो कोई क्लास ही नहीं है, यहां पर लोग जाते भी हैं, अब पिकनिक भी कर लेते हैं और फ्यूल वुड्स भी ले आते हैं और ग्रेजिंग भी अपने एनिमल्स का करवा देते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट, भाई नहीं, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सेफ गार्डेड फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन की मतलब थोड़ा बहुत भी इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ होता है। रिजर्व तो भैया रिजर्व्ड ही होते हैं, हाँ, जैसे ट्रेन में अपनी सीट बुक होती है ना कि अब यहां पर कोई और नहीं बैठेगा, ऐसे ही रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी एक अलग ही क्लास होती है। आगे चलते हैं तो आता है इन राजस्थान अंडरग्राउंड टैंक्स वेर यूज्ड टू स्टोर रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, व्हाट वाज द मेन एडवांटेज ऑफ द ट्रेडिशनल
प्रैक्टिस। भाई क्या मतलब है इसका? इट प्रोवाइडेड वाटर फॉर इंडस्ट्रीज। भाई देखो, अंडरग्राउंड टैंक वेर यूज्ड टू स्टोर रेन वाटर। अब रेन वाटर से इंडस्ट्री तो नहीं चल सकती है। इट इंश्योर्ड, मतलब चल सकती है अगर बहुत बड़ी मात्रा में हो तो। फिर क्या है? इट इंश्योर्ड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इवन ड्यूरिंग समर। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाता है, बिना किसी गिरगिट की तरह रंग बदले। भाई क्या है? इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इवन ड्यूरिंग समर्स, की समर्स के लिए भी, गर्मियों के लिए भी पानी वो अपने टैंक्स में बचाकर रख सके। क्या है आपका? राजस्थान यूज ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल सही बात है, अंडरग्राउंड टैंक्स की बात कर रहे हैं हम। मॉडर्न प्लास्टिक अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। टैंक्स आर अ ट्रेडिशनल सिस्टम। भाई राजस्थान के अंदर पानी की बहुत कमी पाई जाती थी या है भी, इसके लिए वहां जो बारिश पड़ती है उस बारिश के पानी को ही ऐसे टैंक्स की मदद से बचा लिया जाता है। जैसे कि आप देखो, ये एक घर की छत है ना, ये एक घर की छत है। अब इस छत से जुड़ा हुआ आप क्या देख रहे हो? इस छत से जुड़ा हुआ देख रहे हैं आप ये पाइप देख रहे हो? ये पाइप, हाँ ये वाला पाइप, ये पाइप, ये जो स्काई ब्लू कलर का जा रहा है, ये पाइप है। ये पाइप देखो नीचे आ रहा है, फिर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब ऐसे ही जाकर ये पाइप किस में जुड़ गया? देखो ये इस टैंक में जुड़ गया है। क्या है ये है एक टैंक, इसके अंदर जुड़ गया है। अब इसके अंदर प्लास्टिक का टैंक भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा बालू से भी बना हुआ हो सकता है, यानी आरसीसी का। तो ये क्या है बेटा? इस टैंक के अंदर पानी जमा हो रहा है सारा बारिश का, और जब गर्मियों में पानी की कमी होगी तो इस टैंक से पानी को निकाल कर राजस्थान के लोग यूज करेंगे, पीने के लिए भी और सैनिटेशन के लिए भी। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी और है यहां पर। यह है आपका, द टैंक इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विच हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। राजस्थान रैंक्ड हाईएस्ट विद 97.6 while आंध्रा हैज वर्स्ट रैंक विद ओनली 33.5% हाउस होल्ड हैविंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। नेशनल एवरेज स्टैंड्स एट 85.5%। चलते हैं आपके 10th क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग द वेटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, वेटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड है भाई कौन सा हमारा? देखते हैं अभी। शिलोंग हमारा वेटेस्ट रीजन है इन द वर्ल्ड। शिलोंग फेसेस एक्यूट वाटर शॉर्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस बेस्ट एग्जांपल्स इन दिस पैराडॉक्स। देख लेते हैं क्या है। उससे पहले आप लोग सबसे पहले जान लो कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको चेक कर लेना होगा कि तुम्हारे बड़े भाई के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, यहां पर तुमको एक लिंक मिल जाएगा। क्या है ये? उड़ान प्रो बैच का लिंक है भाई, उड़ान प्रो बैच। उड़ान प्रो बैच के लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हो आपको मिल जाते हैं यहां पर 2 तरीके के बैच, यानी कि आपको 2 तरीके का छोड़ो, एक उड़ान प्रो ही आपको खरीदना है। भाई आपको यहां पर ये कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है आपको बेटा? ये दिख रहा है आपको 2081 का, 2081 का ये आपको दिख रहा है, लेकिन आपको इसको और सस्ते में खरीदना है। और इसके साथ साथ आपको मिल क्या रहा है भैया? लाइव क्लासेस मिल रही हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और ई बुक्स भी मिल रही हैं। 100 सीट बेटा 27 तारीख से शुरू होने वाला है, तो बिना किसी देरी के उड़ान बैच को खरीद लो। और अगर, अरे मैं तो माइक में फंस गया, और अगर आप यहां पर लगा देते हैं अपने बड़े भाई का कोड, यहां पर कहीं पर होगा लिखा हुआ, देखो यहां पर तुम्हारा भाई आ रहा है आनंद सर मैथ के लिए, और इधर मैं भी कहीं ना कहीं होऊंगा छुपा हुआ, अंकित कुमार सोशल साइंस है। 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी तुम्हारा भाई है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हूं और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। ठीक है, चलो भाई आगे और क्या दिखता है आपको इसमें? दिवाली सेल खत्म होने वाली है भाई, दिवाली सेल खत्म होने वाली है। अब आपको यहां पर करना क्या है? इसको 2000, कतई बिल्कुल गलती से भी 2000 रुपए इस बैच के लिए खर्च मत करना। मैं बताता हूं कैसे खर्च करने हैं भाई। यहां पर तुमको बाय नाउ पर तुमने क्लिक करा तो तुमको एंटर कूपन कोड मिला है ना, कूपन कोड मिला। अभी आपको ये कितने का पड़ रहा है? अब भी यार आपको अब भी महंगा पड़ रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर ANKIT, ठीक है, अंकित के 10 अगर लिख देते हो और एंटर कर देते हो तो आपको ये मात्र 998 रुपए का पड़ेगा, यानी कि 998 का आपको ये बैच पड़ने वाला है। तो बिना किसी देरी के बैच को परचेस करो और मजे करो अपनी हाईएस्ट ग्रोथ के साथ। जैसा कि
हर क्वेश्चन के पीछे लिखा हुआ है 95 प्लस, तो ये 95 प्लस की गारंटी आपको मिल जाती है अगर आप बहुत अच्छी मेहनत हमारे साथ कर लेते हो। तो क्या है इसका भाई सही आंसर आपका लो एनुअल रेनफॉल नहीं भाई, वेटेस्ट है तो लो एनुअल कैसे होगी? ओवर इरिगेशन इन नियर बाय एरियाज नहीं, लैक ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं, यार पानी पड़ ही रहा है तो वाटर हार्वेस्ट की जरूरत क्या है? लिमिटेड वाटर शॉर्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है कि भैया वाटर स्टोरेज की उनके पास इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है, अलग अलग तरीके से उन्होंने वाटर को स्टोर करने का नहीं सोचा है, और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर की पानी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाए उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब आ गए हैं हमारे क्वेश्चंस हमारे सिविक्स के और इकोनॉमिक्स के, यानी कि राजनीति विज्ञान के और इकोनॉमिक्स के। सारे क्वेश्चन आपको 95 के करीब पहुंचा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन 95 के लिए बना हुआ है। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 1993। व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर दिस चेंज? भाई इसके लिए क्या मेजर रीजन क्या था? टू रिड्यूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन फ्रांस? भाई नहीं, बढ़ाने के लिए था ना। टू बैलेंस पावर बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट, टू अबॉलिश मोनार्की, टू इंटीग्रेट विद द यूरोपियन यूनियन। भाई इसका सही आंसर क्या हो सकता है आपका? टू बैलेंस पावर बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही चीज है ये वाली, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसको और समझ लेते हैं भैया, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है आपकी? बिफोर 1993 बेल्जियम रिलीजन regional government were subordinate to the central government which held all power and could revoke any powers it मतलब यूनिटरी सिस्टम को उनको खत्म करना था, तो यूनिटरी सिस्टम को खत्म करके वो क्या लेकर आए बेटा? फेडरल सिस्टम लेकर आए, यानी कि संघ सरकार लेकर आए जो कि भैया सबको संघ मिलाकर चलती है। क्या हुआ? पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब जब पूरा पिज्जा है, अगर पूरे पिज्जा में कट ना लगे तो वो पूरा पिज्जा एक ही बंदे को तो खाना पड़ेगा ना। अब उस पूरे पिज्जा में अगर हम अलग अलग 6 से 8 स्लाइसेस बना देते हैं तो वो पिज्जा सबके अंदर बट जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन पर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, आगे चलते हैं भैया। फिर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था भाई? ये लोग कहते थे कि अब हमारे लिए एक संविधान बनाया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसके साथ ही जिसमें सारे एक ऐसे नियम लिखे हुए हो कि भैया बेल्जियम वालों को, ब्रुसेल्स वालों को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। हम लोग जो फ्रांस वालों से परेशान है वो सब मिलकर भैया हमारे लिए कुछ बेहतर करें। अब पूरा जो बेल्जियम है, उस बेल्जियम के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा, पूरा जो छोटा सा टुकड़ा है उसके अंदर भैया क्या है? वो पूरे उसकी राजधानी है। आई एम सॉरी, द चेंज वॉज ऑफिशियली फॉर्मलाइज्ड थ्रू एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? एक संकल्प होता है टू द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बेल्जियन संविधान के अनुसार। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अपडेटेड टू स्टेट दैट बेल्जियम, क्या है ये मेन चीज है, एग्जाम में लिखोगे तो खूब आगे जाओगे, एग्जाम में इस लाइन को लिखा तो खूब आगे जाओगे। इस सब का स्क्रीनशॉट लेकर आपको पढ़ना ही है 100%। बेल्जियम इज अ फेडरल स्टेट। बेल्जियम क्या है? एक संघ राज्य है, यानी कि संघा नहीं, हाँ संघा लिख लेते हैं, संघात्मक राज्य है क्या? बेल्जियम, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ कम्युनिटीज एंड रीजन्स। क्लियर है? इसको पढ़ लेना आप लोग एक बार और। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम यहां पर समझेंगे। पहला है आपका यूनिटरी सिस्टम, फिर है आपका फेडरल सिस्टम और फिर है आपका कॉन्फेडरेट सिस्टम। देखो समझो, यूनिटरी सिस्टम को पहले अगर हम समझे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, क्या हो रहा है, ये बात समझेंगे हम। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल्स द होल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। दूसरा है आपका फीचर्स क्या है इसके? सिंगल गवर्नमेंट रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक ही गवर्नमेंट के पास सब कुछ होता है। यूनिटरी के अंदर सिर्फ सरकार के पास सब कुछ होता है कि भैया कौन सा नियम रखना है और कौन सा नियम खत्म करना है। जैसे कि चाइना में और यूके यानी कि आपके ब्रिटेन में होता है, इंग्लैंड में होता है। फेडरल सिस्टम क्या है? पावर इज शेयर्ड बाय पावरफुल सेंट्रल। फेडरल सिस्टम यानी कि जो भारत में भी है थोड़ा सा क्वाजी फेडरल, क्या है आपका? पावर शेयरिंग। पावर इज शेयर्ड बाय पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स दैट आर गिवन कंसिडरेबल सेल्फ रूल यूजुअली थ्रू देयर ओन
लेजिस्लेचर की, मतलब हमारे पास यहां पर तीन चीजें है ना, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली है, और हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, और हमारे पास जुडिशरी भी है। मतलब कि भैया एक लेजिस्लेचर है जो कानून को बनाता है, और जो एक एग्जीक्यूटिव है जो देखता है कि भैया कानून सही तरीके से इंप्लीमेंट तो हो रहा है ना, एग्जीक्यूट तो हो रहा है ना। और तीसरा है हमारे पास जुडिशरी, यानी कि वो देखता है कि अगर कानून सही से इंप्लीफाई नहीं हुआ तो क्या सजा देनी है और क्या नियम बनाना होगा। फीचर देख लेते हैं इसके। डिवीजन ऑफ पावर होता है, पावर शेयरिंग होती है, सेपरेट गवर्नमेंट होती है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल सिस्टम के अंदर जो हमारे इंडिया में है। फॉर एग्जाम्पल द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। क्या है ये सब हमारे पास? यूएस यानी कि अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जर्मनी भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और हमारा भारत भी एक डेमोक्रेटिक यानी कि एक लोकतंत्रात्मक देश है, जहां पर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम भी कहीं ना कहीं मिलता है हमको देखने के लिए। कॉन्फेडरेट सिस्टम को देख लेते हैं। द स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट एग्रीज टू follow a powerful central government, ठीक है। Nations can choose to follow or not to follow the lead of the weak central government. फीचर्स क्या है इसके? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड लॉज एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल सोवियत यूनियन, स्विट्जरलैंड एंड कैंटन सिस्टम। आगे चलें तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक्स इन इट्स स्कूल बट द यूनियन गवर्नमेंट डिसअप्रूव। कि मतलब कि भैया क्या कहते हैं, सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन इट्स स्कूल बट द यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है? यूनियन गवर्नमेंट डिसअप्रूव, यूनियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। कैन द यूनियन गवर्नमेंट स्टॉप सिक्किम फ्रॉम डूइंग सो? बताओ, क्या यूनियन गवर्नमेंट सिक्किम को यह करने से मना कर सकती है? हां या ना, यस और नो। यह क्वेश्चन पक्का 95 की तरफ आपको लेकर जा रहा है। आप नहीं भी जाना चाह रहे हो तो आपको खींचकर लेकर जा रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे जानकारी कुछ ऐसी ही है। पहली बात तो बात करते हैं स्कूल की और टेक्स्ट बुक की। सीधी सीधी टेक्स्ट बुक और अगर स्कूल की बात आई है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको सीधा लिंक करना है भैया हमारे एजुकेशन सिस्टम से, और एजुकेशन सिस्टम से ही रिलेटेड यहां पर आपके ऑप्शंस है। यस, बिकॉज एजुकेशन इज इन द यूनियन लिस्ट। बिल्कुल नहीं, एजुकेशन यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं होती है। नो, बिकॉज एजुकेशन इज इन द स्टेट लिस्ट। नहीं, एजुकेशन सिर्फ एक राज्य का काम नहीं होता है। नो, बिकॉज एजुकेशन इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। हां, बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन भैया कॉन्करेंट लिस्ट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, तो ये छुट्टू पुट्टू इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब चौथा क्या है? यस, बिकॉज सिक्किम इज अ स्पेशल स्टेट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स लो इन इंडिया डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। वुमेन्स की स्थिति को हम देखेंगे, यानी कि औरतों का हमारा पॉलिटिक्स में कितना रोल है, उस बात को यहां पर हम लोग समझेंगे। क्या है आपका? वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू वोट। भाई देखो, नॉट अलाउड टू वोट, भाई वोट का तो अधिकार है, पहले नहीं था, फ्रांस में भी नहीं था, जर्मनी में भी नहीं था, उसी के लिए तो क्रांतियां हुई थी, इन्हीं सब चीजों को तो ठीक करने के लिए क्रांतियां हुई थी। फिर आपका पैट्रियार्कियल एटीट्यूड्स एंड लैक ऑफ रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। भाई पैट्रियार्कल क्या होता है? यह होता है आपका, पैट्रियार्कियल को आप इसको समझो तो यह होता है बेटा आपका पितृ सत्तावाद, जिसको बोलते हैं बेटा फादरिज्म, है ना। फादरिज्म भी इसको बोलते हैं, मेलिज्म भी इसको बोलते हैं। जहां पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पैट्रियार्किकल, यानी कि आपके घरों में दादा पापा या परदादा का, या नानी के घर पर आप जाओ तो नाना जी का या मामा का रौब रसूख चल रहा होता है। तो इसकी वजह से ही क्या होता है बेटा, लैक ऑफ रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, कि पहले वुमेन्स को इतना ज्यादा लेजिस्लेचर में क्या था बेटा, इतना ज्यादा उनको अधिकार नहीं था, मुश्किल से 3% से लेकर 5% तक की वुमेन्स थी। लेकिन अब क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कौन सा वाला, कौन सा? नारी शक्ति वंदन नारी शक्ति वंदन
अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत वुमेन्स को कितना परसेंट मिला है? 33% जगह इनको मिल चुकी है। ठीक है, अब ये कंडीशन है तो इसका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। आगे चलें तो ये है आपका, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इसके लिए। ये इंफॉर्मेशन कहती है आपकी, अकॉर्डिंग टू द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यानी कि आईपीयू। क्या है आईपीयू? ये अगर छोटी छोटी फुल फॉर्म्स भी अगर आप लिखकर आते हो एग्जाम में, जो कि ज्यादातर बच्चे लिखकर नहीं आते हैं, तो आपको इसका एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि आईपीयू के भी अलग अलग सेक्शन होते हैं। आईपीयू इन 2023 वुमेन हेल्ड, वुमेन के पास कितना था बेटा? 26.9% ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ग्लोबली, पूरी दुनिया में से कितना? सिर्फ 26%। और बाकी की परसेंटेज कहां गई? बाकी का 70-74% हमारा कहां गया? वो सारा मेल्स के पास था। ठीक है, बाकी सब मेल्स के पास था। और क्या है आपका? शोइंग ए ग्रेजुअल इंक्रीज फ्रॉम पास्ट डिकेड्स। बिल्कुल सही बात है, पहले तो इतना भी नहीं था, अब तो चलो फिर भी ज्यादा है। हाउएवर सिग्निफिकेंट रीजनल डिस्पैरिटीज रिमेन विद नॉर्डिक कंट्रीज लीडिंग with around 44% वुमन क्या है? हाँ, पार्लियामेंट्री। एंड द मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट में क्या है आपका? जस्ट 70%। ठीक है, मिडल ईस्ट में कितना है बेटा? जस्ट 70%। फिर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, यानी कि महिलाओं को संवैधानिक रूप से एक बड़ा अधिकार दिया गया है वोट डालने का और राजनीति में शामिल होने का। क्या है ये आपका? राइट टू वोट है। पहला तो आपका अधिकार क्या है? राइट टू वोट है। ठीक है, राइट टू वोट है। हमारे भारत में इसको भैया क्या बोला जाता है ना? वोट डालने का अधिकार। कौन सा है ये आपका? आर्टिकल 325 एंड 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड द राइट टू वोट फॉर वुमेन बाय इंश्योरिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज एंड प्रिवेंटिंग एक्सटेंशन फ्रॉम द वोटर्स लिस्ट बेस्ड ऑन सेक्स। ठीक है भाई, अब वुमेन्स को पूरा अधिकार मिलता है, पहले नहीं होता था। चौथा है आपका मतलब लास्ट है आपका, राइट टू कॉन्टेस्ट, मतलब कि प्रतिस्पर्धा का या भाग लेने का अधिकार है। आर्टिकल 84 एंड 173 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट एनी इंडियन सिटीजन हु इज रजिस्टर्ड एज अ वोटर कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये तीन आपको आर्टिकल 325, 326 और आर्टिकल 84 और 173 भी आपको जरूर पता होने चाहिए। क्या है आपका? पहला क्या है? राइट टू वोट का कौन सा है? 325 और 326। और राइट टू कॉन्टेस्ट कौन सा है आपका? 84 और 173। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the key principle of a secular state as defined in the Indian Constitution? भाई बताओ। equal state for all region, equal status for all regions with no official regions। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इक्वल स्टेटस है भैया सभी धर्मों के लिए और सभी और कोई भी ऑफिशियल रिलीजन भारत का नहीं है। बेशक भारत को हिंदुस्तान बोला जाता है, हिंदुओं की धरती है, लेकिन फिर भी यहां का कोई एक ऑफिशियल रीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल रीजन है इस्लाम, सऊदी का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, और आप अमेरिका चले जाओ तो वहां का वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो वहां का ऑफिशियल रिलीजन है आपका क्रिश्चियनिटी। ठीक है, चाइना का ऑफिशियल रिलीजन है बौद्धिज्म। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922? तो हां बिल्कुल सही बात है, वायलेंस एट चौरी चौरा। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना? वायलेंस एट चौरी चौरा, यानी कि चौरी चौरा में हुई घटना के लिए गांधी जी बहुत शर्मिंदा थे। हुआ क्या था? फिर से एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए भैया। यूपी के है ना, यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में, जहां के कौन है अब? योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रहने वाले हैं। अब भैया यूपी के गोरखपुर में क्या हुआ? गुस्साई भीड़ ने भैया चौरी चौरा, यानी गोरखपुर में एक चौरी चौरा नाम का चौराहा है, उस चौराहे पे एक थी पुलिस चौकी। अब उस पुलिस चौकी के अंदर मौजूद थे भैया 22 पुलिसकर्मी, जिसमें से कुछ इंडियंस भी थे। उन सबको क्या कर दिया भैया? अलाइव बर्न कर दिया, बर्न अलाइव कर दिया उनको। कितने पुलिस वाले थे वो?
है ना, कितने पुलिस वाले थे, वो थे बेटा 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था गोरखपुर की उस गुस्साई भीड़ ने, चौरी चौरा की उस गुस्साई भीड़ ने। तो गांधी जी ने कहा अरे यार कितना भी इन लोगों को समझा लो लेकिन ये लोग नहीं समझते, इसलिए भैया ये वायलेंस कर रहे हैं, ये हिंसा पर उतर आए। मैं तो अहिंसा कहता हूं इनसे कि भैया अहिंसा पे रहो, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, प्यार मोहब्बत से अपना काम हम लोग निकाल लेंगे। ये लोग नहीं मानते। तो अब मुझको अपना ये जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है या असहयोग आंदोलन है इसको वापस लेना पड़ेगा। और हां यही हुआ, गांधी जी ने भैया उसका 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी, है ना, कब हुई थी बेटा, इसको सिंपल याद करने का तरीका है 1922 में 22 को क्या करा बेटा, बर्न अलाइव कर दिया इन्होंने। क्या करा, 22 पुलिस ऑफिसर को क्या करा बेटा इन्होंने, बर्न अलाइव। क्या हुआ, क्या हुआ, बर्न अलाइव यानी कि जिंदा जला दिया। क्लियर है, ओके चलते हैं आगे। अब यहां से आपका शुरू हो गया है इकोनॉमिक्स, यानी कि अब हम यहां पर समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। यहां पे 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। 2 कंट्रीज ए एंड बी हैव द सेम पर कैपिटा इनकम। लिखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। पर कैपिटा इनकम, भाई ए एंड बी हैव सेम पर कैपिटा इनकम, तो ए को देखें तो ए की पर कैपिटा इनकम है भैया 100, है ना, पर कैपिटा इनकम है 100, और बी की पर कैपिटा इनकम भी है कितनी, 100 है। उसके बाद क्या है आपका, इन कंट्री ए इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, अब मान लो कंट्री ए में क्या हो रहा है, कंट्री ए में क्या हो रहा है, कंट्री ए में 5 लोग हैं मान लेते हैं, यहां लिखना पड़ेगा, है ना, ए और कंट्री बी। अब कंट्री ए में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। अब इन 5 के पास 100 रुपए हैं, है ना। कंट्री ए पे कितने रुपए हैं टोटल भैया, 100 रुपए हैं, और बी के पास भी कितना है, 100 रुपए है। तो हुआ क्या भाई, यहां पर कितना हुआ आपका, 20 और 20 40 और ये 50 60, फिर हुआ हमारा 70 80 और ये हमारा पूरा हुआ 100, टोटल हुआ इसका 100। तो ये बेटा 5 लोगों को अलग अलग बांट दिए गए। मानो कि टीचर को बांट दिया गया, किसान को बांट दिया गया, सड़क बनाने वाले को, मजदूर को बांट दिया गया, महिला को बांट दिया गया, या फिर किसी और को भी बांट दिया गया 5-5 जगह पर, यानी कि 20-20-20-20-20 पूरा 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब वहीं बी है, अब वहीं बी में 5 लोग हैं, है ना, बी में 5 लोग हैं, तो बी को माने हम, देखो बी के पास कितने लोग हैं, 5 लोग, 1 2 3 4 5। अब इन 5 लोगों के साथ बी ने क्या करा, देखो एक को तो मिल गए भैया 50 रुपए, यानी कि ये पॉलिटिशियंस हो गए जिनको मिल गए भैया 50 रुपए। एक को मिल गए कितने, एक को मिल गए 20 रुपए, कितने हो गए आपके, 50 60 70 रुपए आपके यहीं पर खर्च हो गए, 70 रुपीज आपके इस टाइम खर्च हो चुके हैं। फिर उसके बाद भैया 70, आपके पास 30 रुपए बचे, तो 30 रुपए में से बेटा 20 रुपए 20 ने ले लिए, तो 50 60 70 80 90 और 10 रुपए इसको मिल गए। यानी कि ये जो पुअर है, ये जो गरीब आदमी है, इसको कुछ नहीं मिल पाया। और कभी कभी तो ये 2 कैटेगरी को कुछ नहीं मिल पाता। ऐसे हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाइल इन कंट्री बी A few people people earn much more than the rest, बाकी सबसे which country is likely to be more developed and why। तो आपके ऑप्शंस हैं कंट्री ए बिकॉज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए आपका यहीं पर बिना किसी देरी के करेक्ट हो जाता है। कंट्री ए बिकॉज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो रहा है, समानता है, यहां पर क्या है, समानता। ठीक है, यहां पर क्या मिल रहा है आपको, समानता मिल रही है, जो कि है हमारा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, समानता क्या है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 14 है इक्वालिटी। ठीक है, हाँ, इंक्रीज ओवरऑल वेल बीइंग। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन इंडिया द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर टू जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट वर्कफोर्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ऑल स्टेट, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, फिर आपका इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, या फिर डिक्लाइन द सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। क्या कहता है, फिर से पढ़ते हैं, In India, the service sector contributes the largest share to GDP। कि सर्विस सेक्टर कौन सा है आपका बेटा, थर्ड सेक्टर, यानी कि टर्शियरी सेक्टर होता है आपका थर्ड सेक्टर, कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर टू जीडीपी, बट द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज
द लार्जेस्ट वर्कफोर्स, व्हाट डज इट इंडिकेट? बैलेंस ग्रोथ हो रही है ऑल सेक्टर की? नहीं भैया, बैलेंस तो नहीं हो रही है। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है भैया। एग्रीकल्चर में जो लोग जा रहे हैं उनके पास सिर्फ किसानी का काम नहीं बचा है, अब उनके पास और भी ज्यादा वर्क थर्ड सेक्टर की वजह से आ चुके हैं। देख लेते हैं भैया सर्विस सेक्टर। ये भाई आपका बहुत खतरनाक सा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज होने वाली है। सर्विस सेक्टर आप लोगों को समझना है। कैसे समझना है, मैं आपका बड़ा भाई अंकित आपको बताऊंगा। देखो, इतना खुल के कभी नहीं बताया गया है ये। पहले तो आप आ जाओ सर्विस सेक्टर पर। सर्विस सेक्टर को आपने समझा तो इसमें क्या क्या हो रहा है बेटा? आपका पहले तो आ रहा है टर्शियरी सेक्टर, है ना। पहला है आपका टर्शियरी सेक्टर और दूसरा है आपको टर्शियरी के भी अंदर दो चीजें हैं, आपका क्वार्टनरी और आपका क्विनरी। समझो इस बात को। टर्शियरी सेक्टर में क्या है? देखो, टर्शियरी सेक्टर के अंदर आपका ट्रेड एंड कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है और बाकी सर्विसेज है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है? देखो, ट्रेड एंड कॉमर्स में होलसेल यानी थोक की दुकान और जिस दुकान से आप चिंटू भैया की, राजू भैया की चिज्जी पकौड़ी लाते हो। फिर अर्बन सप्लाई हाउसेज हैं, फिर आपके रूरल मैंडीज हैं। भाई फिर क्या है? ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं। ये आपके नेशनल ट्रांसपोर्ट हैं भैया, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट आपका हो जाता है। अब वाटर में भी दो चीजें हैं भैया, इनलैंड है और ओशियानिक है। अब एयर में भी आपका ओशियानिक है और पैसेंजर सर्विस और कार्गो सर्विस दो हैं। ठीक है, और ज्यादा आपको ये पूरा पढ़ लेना है जिससे एक जबरदस्त ऐसा चार्ट आप उसके अंदर बना सको। ठीक है, सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाते हैं भैया फाइनेंशियल आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग आ जाती है, पर्सनल और प्रोफेशनल हमारे सब किसके अंदर आते हैं? सर्विस दे रहे हैं, यानी टीचर, डॉक्टर इत्यादि सब कुछ, वकील वगैरह। कम्युनिकेशन में भैया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन और ऑडियो विजुअल तरीके की कम्युनिकेशन। अभी आपके और मेरे बीच में जो हो रहा है वो भी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन ही है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल में है बेटा प्राइवेट वकील होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर भी होते हैं और अपने अपने एनजीओज भी होते हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी होते हैं। क्वार्टनरी को देखो, क्वार्टनरी में बेटा आईटी इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है और R&D बेस्ड होता है। क्विनरी में क्या होता है? स्पेशलिस्ट होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं और पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स होते हैं। यानी कि इसके अंदर आपके वकील, जज, IPS, IAS, IFS, IRS ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका Why do people prefer to use money over barter for transactions? मतलब कि लोग पैसों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, है ना, जबकि वो चीज वस्तु विनिमय, है ना, विनियम नहीं वस्तु विनिमय। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली। हां, लोग वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह पैसों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, है ना। अब समझते हैं इस बात को। मनी हैज नो गवर्नमेंट कंट्रोल। अरे ऐसे कैसे भैया? मनी के ऊपर तो सरकार का पूरा का पूरा हक होता है। मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, या फिर मनी हैज इंट्रिंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड और सिल्वर, या फिर बार्टर इंश्योर्स इक्वालिटी इन एक्सचेंज। क्या है आपका? देखो, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो रहा है। मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। भाई क्या है? मनी एलिमिनेट करती है डबल कोइंसिडेंस को, कि अगर मुझको गेहूं खरीदने हैं और सामने वाले को कपड़े चाहिए, तो मुझे गेहूं तो खरीदने हैं, उसके पास गेहूं है, लेकिन उसको कपड़े नहीं खरीदने मुझसे, लेकिन मुझको गेहूं चाहिए। और एक बंदा ऐसा है जिसको हां गेहूं भी चाहिए और जो गेहूं बेच रहा है उसको जूते चाहिए। अब उसके पास जूते भी हैं और उसके पास गेहूं भी है, तो डबल कोइंसिडेंस हो गया, तो दोनों खरीद लेंगे। लेकिन पैसों का क्या है? पैसे अगर मैं उसको दूंगा तो पैसे देकर मैं गेहूं खरीद सकता हूं और वो उसको पैसे देकर जूते खरीद सकता है, तो तीनों की नीड फुलफिल हो जाती है। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को थोड़ा सा एलिमिनेट कर देता है, थोड़ा क्या पूरा ही एलिमिनेट कर देता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। रवि डिपॉजिट्स 50,000 इन हिज बैंक अकाउंट, द बैंक लेंड्स 40,000 ऑफ इट्स लोन as loan to other customers. What does the example show? क्या कहता है? बैंक इन्वेस्ट ऑल डिपॉजिट इन स्टॉक मार्केट। बिल्कुल नहीं भैया,
बैंक यूज डिपॉजिट टू क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी, या फिर डिपॉजिटर्स मनी इज यूज्ड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर डिपॉजिट रिमेन आइडल आइडल विद बैंक। बताओ इसका क्या सही आंसर है आपका। बैंक यूज डिपॉजिट्स टू क्रिएट क्रेडिट इन इकोनॉमी, ये बहुत प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को आप कमेंट बॉक्स में आंसर के रूप में दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम। यह आपका क्या है, यह है आपका होमवर्क। क्या है बेटा, होमवर्क। ठीक है, यह मुझे कमेंट में चाहिए इसका आंसर। डिस्पाइट हाई ग्रोथ in the tertiary sector, many workers in its earn very low wages. What does it reveal about India's economy structure? All service sector jobs are high paying, या फिर growth in concentrated in limited skill areas, या फिर agriculture wages are higher than industrial wages। ये तो कतई नहीं होने वाला है आपका। Industrial development has overtaken services। फिर से पढ़ लेते हैं भैया। Despite high growth in the tertiary sector, यानी कि तृतीय क्षेत्र बहुत हाई जा रहा है, बहुत ऊंचा जा रहा है। Many workers in it earn very low wages. What does this reveal about India's economy structure? कि all service sectors jobs are high paying, हाँ काफी सही भी है, काफी नहीं भी है। ग्रोथ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन लिमिटेड स्किल्ड एरियाज, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज ओवरटेकन सर्विस। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ग्रोथ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन लिमिटेड स्किल एरियाज, है ना, लिमिटेड स्किल के साथ ही हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यही, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यही है। ग्रोथ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन लिमिटेड स्किल एरियाज। क्लियर है, बिल्कुल सही। क्योंकि भैया आईटी सेक्टर जो है ना, आईटी सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है, तो यहां पर आपको कंप्यूटर, कैमराज, इंटरनेट वगैरह तो जरूर, एडिटिंग तो जरूर आनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं। टर्शियरी सेक्टर को समझो, AKA as known as the service sector. The tertiary sector is the part of the economy where business produce services. मतलब कि यहां सारा बिजनेस सर्विस देकर ही बनाया जाता है। Services are non-physical products that cannot be touched or stored like a haircut or a train journey. Example: transport, advertising, retail, teaching, healthcare, hotels, etc. ये पिक्चर ली गई है भैया Pinterest से, ठीक है। ओके तो भाई जो भी अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़ा है वो वहां पर जाकर जुड़ जाओ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है बहुत सारी मस्ती के लिए और टेलीग्राम है इंफॉर्मेशन के लिए, तो वहां पर जुड़ जाओ, ठीक है। और मुझे अब तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और 95 प्लस ग्रोथ करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल पर, यानी क्लास 10th बाय अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अंकित, एज नोन एज आपका अंकित भैया। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।